तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है और आज के इंटरव्यू में मेरे साथ है ईशा जी। ईशा जी, आई थिंक आप जिस कॉलेज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, इस कॉलेज के रिगार्डिंग हमने आई थिंक अभी तक कोई भी इंटरव्यू नहीं किया है। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो एक एक सेकंड भी मत छोड़ने की कोशिश करना, मेरा तो यही सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए। तो ईशा जी, आप अपने बारे में सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को बेसिक बेसिक नॉलेज दे दो, जिससे उनको पता चल जाए कि आज की वीडियो हम लोग किस बारे में बात करें। So, hello everyone, I am Isha Agrawal. Currently, I am doing MCA from HBTU. I am a final year student and recently I have got an offer from Setcos as a software developer. सो ठीक है, हम लोग अब आपके ना बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। जल्दी जल्दी सारी मेन जितनी भी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी बात करते हैं कि बैकग्राउंड क्या रहा था आपका, आप कौन से बैकग्राउंड से थे। आई थिंक बीसीए या बीएससी या जो भी बैकग्राउंड था वो क्या था। मेरा बैकग्राउंड तो बीसीए था। मैंने वीरेंद्र रूप से बीसीए परस्यू किया था और उसके बाद मैंने अपने फाइनल ईयर में ही 2019 के फाइनल ईयर में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। सो आई थिंक जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं एमसीए के। आपने टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स कितने दिए और उसमें आपको क्या क्या रहा, कैसा कैसा सारी चीजें। मैंने बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्स दिए थे क्योंकि मेरा ये नहीं था कि हाँ मुझे ये मिल जाए तो भी ठीक है, ये मिल जाए तो भी ठीक है, ऐसा सीन नहीं था। तो मैंने निमसेट दिया था, बीएचयू दिया था और जामिया का दिया था। बस मैंने ये 3 एग्जाम्स दिए थे, बाकी मैंने नहीं दिए थे। सो आई थिंक अगर हम सबको जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इस सेंटेंस से भी कुछ सीखना है, तो इस सेंटेंस में भी है कि सेटलिंग पावर अपनी ज्यादा अच्छी मत रखो। सेटल होने की पावर, आप एक चीज के लिए सोच रहे हो तो जस्ट एम फॉर दैट एंड वर्क फॉर दैट। तो अब अगली चीज, जब आप कॉलेज के साथ पढ़े थे तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहने वाला है, क्योंकि आपने थर्ड ईयर के साथ साथ पढ़ा और अब आई डोंट इवन थिंक कि वो चीज कैसे चल रही होगी। तो वो चीज आपने कैसे मैनेज करी, कॉलेज और मारूला क्लासेस की स्टडीज। मेरा तो प्राइवेट कॉलेज था तो मैं मोस्ट पूरा टाइम कोचिंग को ही देती थी। पूरा रहता था हम लोग का 10 to 11 आवर्स का। सुबह वही 9 बजे कोचिंग चल जाना, फिर रात में 10 बजे तक ही घर जाना वापस। तो मेरा कॉलेज के उससे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि अटेंडेंस कॉलेज वाले देख लेते हैं। आप प्राइवेट कॉलेज से हो तो इतना नहीं होता इशू। और बस हम लोग को एग्जाम्स देने जाना होता था, उसमें भी सर बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम के टाइम, क्योंकि हम लोग का जो भी मैथ्स था वो सर ही हम लोग को कवर करते थे सब। वो एग्जाम के 2-3 दिन पहले से ही वो पूरा पढ़ा देते थे हम लोगों को, जितना भी सिलेबस होता था मैथ्स का। मेन जो प्रॉब्लम होती है मैथ्स से ही होती है, बाकी थियोटिकल तो आप लिख ही देते हो अपने आप से ही। हम सबको पता है कि कैसी मार्किंग होती है, कैसी चेकिंग होती है। सो अब हम लोग आपकी आपने कैसे कैसे सारे सब्जेक्ट पढ़े उन चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ की बात करते हैं कि आपने मैथ पे फोकस कैसे किया, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी एमसीए एंट्रेंस एग्जाम का, मैथ्स, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें। मैथ्स में तो मेरा ये था कि मैंने जैसे अगर मैं 8:30 पे कोचिंग में एंट्री ली है मैंने, और अगर मैं 9:30 तक हूँ तो मैं अपना टाइम शेड्यूल कर लेती थी, पूरा टाइम डिवाइड कर लेती थी कि मुझे इतने आवर ये सब्जेक्ट करना है, इतना ये, इतना ऐसा ऐसा रहता था मेरा। तो मॉर्निंग में जब हम लोग जाते हैं ना तो बहुत फ्रेश माइंड से जाते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई लेथार्जिक चीज नहीं होती है, माइंड में फ्रेश रहता है एकदम। तो मेरे मॉर्निंग के जो 4 आवर्स थे वो मैंने पूरा मैथ्स को दिया हुआ था कि हाँ इन 4 आवर्स में तो मुझे मैथ्स करनी है। तो उस चीज पे मेरा काफी मैथ्स सही रहा था, क्योंकि अगर आप लंच के बाद कर रहे हो तो एक बॉडी आपकी नहीं इतना एनर्जेटिक रहती है, वो अलग ही चीज आ जाती है, मन नहीं लगता है। तो उसके बाद लंच के बाद मेरा रहता था कंप्यूटर, इंग्लिश या जो भी कर रही हूँ। बट पहले अगर आप ले रहे हो, अगर आप फ्रेश माइंड से हो तो फिर आप मैथ्स पे पूरा पूरा फोकस करो तो सही रहता है। आई थिंक ये वाला जो सजेशन है ना, ये सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑफलाइन स्टूडेंट्स दोनों को बहुत हेल्प करेगा कि आप जब दिन की शुरुआत करो तो आप मैथ से करो, क्योंकि उस समय लेथार्जिकनेस, जैसा आपने कहा, वो चीज सबसे कम होगी आपके दिन की। और ब्रेकफास्ट या लंच करने के बाद तो वो तो सातवें आसमान पर होगी आपके लिए। हाँ, तो इसी के साथ हम लोग अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं कि रीजनिंग में क्या आपने कोई बुक रेफर करी थी या कोई स्पेसिफिक तरीका था, या आप सिर्फ टेस्ट सीरीज या इन पे ही फोकस रखते थे। रीजनिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज पर ही फोकस करती थी, क्योंकि हम लोगों का ये होता था कि एक संडे तो पूरा प्रॉपर एक टेस्ट हो रहा है 120 का, जैसा भी होता था। बट हम लोग का
क्लॉक पर एक हम लोग का शेड्यूल था कि 4 o'clock पे हम लोग के जो भी टेस्ट होंगे वो एप्टीट्यूड या रीजनिंग के होंगे। तो मैंने सिर्फ जो टेस्ट पेपर आते थे मैं सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करती थी। कोई ऐसा बुक मैं लेके कभी नहीं बैठी हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे रीजनिंग की बुक वो इतनी मोटी है, ठीक है, तो अगर आप उसको करने बैठोगे ना, पहली बात वो कभी कंप्लीट नहीं होगी, और फिर आपको और टेंशन हो जाएगी कि इतनी मोटी बुक मुझे इतने कम टाइम में करनी है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो बेस्ट है आप बुक को साइड में रखो और जो टेस्ट सीरीज है उस पर फोकस करो। अब हम लोग बाकी के 2 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इनकी बात हम लोग साथ साथ में करेंगे क्योंकि बहुत हम ध्यान देते हैं बच्चे इन चीजों पे, और आई थिंक एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। और आई नो कि आपको पता चल गया होगा मैं कौन से 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश और कंप्यूटर। इनको लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं और व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए? और लोगों का जो इन दोनों सब्जेक्ट की तरफ लेथार्जिकनेस है, क्या वो सही है या क्या वो गलत है? देखिए, मैथ्स आप करोगे ही करोगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग आप करोगे ही करोगे, ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब एग्जाम दे रहे हो तो कंप्यूटर सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन ऐसा होता है कि वो आपको नंबर दिलवा सकता है काफी हद तक। हम लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं, इतना नहीं देते, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट वो नंबर्स के लिए बहुत सही चीज है। तो एकदम निगलेक्ट करना ये गलत चीज है। जैसे मैंने पहले बोला कि आप एक टाइम डिवाइड कर लो हर चीज का। जैसे मेरा ये था कि मैं हम लोगों की क्लासेस शाम की जो होती थी वो 8:30 तक खत्म हो जाती थी। तो 8:30 to 9:30 जो है आपका टाइम पीरियड, उसमें मैंने कंप्यूटर और इंग्लिश को कर दिया था कि अगर जैसे एक दिन मैं कंप्यूटर कर रही हूँ या एक दिन मैं इंग्लिश कर रही हूँ या 30-30 मिनट्स ऐसे मैंने डिवाइड कर रखा था। तो मैं टाइम डेली देती थी उनको, बट हाँ ये था कि इतने फोकस्ड होके नहीं देती कि अब मैं कंप्यूटर ही करूंगी या मैं इंग्लिश ही करूंगी। अब हम लोगों ने प्रिपरेशन की बात करी कि हमने सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करे, बट व्हाट आई थिंक इज कि जो चेंज बनता है ना आपके रिजल्ट में वो पूरा रिवीजन का चेंज है कि आप कितनी बार रिवीजन कर रहे हो, आप रिवीजन कैसे कर रहे हो। तो आपका रिवीजन करने का तरीका कैसा था और आप रिवाइज कैसे करते थे? मैं रिवीजन सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही करती थी। मेरा ये रहता था कि अगर आपका कोई टेस्ट हुआ है तो आप पहले तो उसके सॉल्यूशंस टेस्ट दे दिया, उसके बाद आप पूरा जो टाइम है वो टेस्ट पे ही दो, उसको सॉल्व करने के क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चन आपने मे बी आपने टेस्ट में सॉल्व कर भी दिए हैं, अगर आपके 15 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर है, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 5 नहीं किए, बट फिर भी उन 10 क्वेश्चंस को और थोड़ा एनालाइज करो और थोड़ा देखो कि अगर आपका इसका दूसरा वे है कि नहीं है और क्विक वे है कि नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो वो पूरा एक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। और बहुत ही कम होता है ऐसा, मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर आप पहली बार कोई टेस्ट पेपर देख लो तो वो आपके गारंटी है कि आपके वो 100% आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहने ही रहने हैं। पर मैंने भी ये बहुत गलती की है और ये बहुत ही ज्यादा लोग गलती करते हैं कि टेस्ट पेपर जिस दिन हुआ पेपर उस दिन तो सॉल्व किया, फिर जो क्वेश्चंस नहीं हुए उनको रख दिया, वो टेस्ट पेपर कभी वापस उठते ही नहीं है, वो चले गए फोल्डर के अंदर और उसी में ही पैक है। तो ये चीज नहीं करनी है। आपने टेस्ट पेपर सॉल्व किया, आपका हो गया, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ उनको मार्क कर लो, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप आओगे मोस्टली मैथ्स पे, नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप आओगे फिर से आप उनको करने का ट्राई करो। फिर नहीं हो रहे तो फिर ज्यादा मत करो कि आप एक क्वेश्चन में आपने आधा घंटा निकाल दिया, ये नहीं करना है। एक क्वेश्चन में 10 मिनट्स देने हैं, 15 मिनट्स देने हैं बस। अगर आपका नहीं हुआ फिर आप नेक्स्ट डे उसको करो। तो ऐसे जब आप करते रहोगे तो आपको अपने आप रिवीजन होता जाएगा, और जो डेली टेस्ट हो रहे हैं वो तो करने ही करने हैं। अब आपने ये वाली बात बताई ना कि पेपर उठाओ करो, जो छूटे वो अगले दिन करो, इस चीज की एक सबसे बड़ी की है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी आपके एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करती थी, चाहे वो किसी भी चीज की हो? आप कंसिस्टेंट कैसे रहती थी अपने प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल रहता है। कंसिस्टेंसी तो हम लोगों का कोचिंग में ही रहते थे पूरे टाइम। तो अगर आपने सर का ना ऑब्जर्वेशन पावर इतना अच्छा है कि अगर आप कॉपी में लिख रहे हो और अगर आप प्रिटेंड कर रहे हो ना कि आप बस पढ़ रहे हो पर आप पढ़ नहीं रहे हो, तो उन्हें वो चीज ही पता चल जानी है कि हाँ आप सिर्फ दिखा रहे हो, आपके माइंड कहीं और ही कुछ और ही चल रहा है। तो हम लोग को तुरंत ऑफिस से ही आता था कि ईशा अग्रवाल तुम्हें जा रही हूँ ऑफिस, और फिर सर पूरा काउंसलिंग कर रहे हैं कि ये पढ़ तो तुम रही नहीं थी, तुम कर क्या रही थी, माइंड में तुम्हारे क्या चल रहा था, ये ऐसा वैसा। तो वो पूरा बताते थे, पूरा सुनते थे, समझाते थे सब कुछ। तो कोचिंग में रहकर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप डेली कोचिंग जाओगे, डेली पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आपका होगा। पर हाँ ये है कि बहुत से लोग
कोचिंग ही नहीं जाते थे। जैसे एक दिन गए, 2 दिन गए, उनका थोड़े टाइम का मोटिवेशन है, 1 वीक का है, पर उसके बाद क्या है ना, वो थोड़ा सा डीले कर देते थे चीजों को। जैसे कोचिंग लेट जा रहे हैं, कोचिंग से जल्दी आ जा रहे हैं, एक्सक्यूजेस सर को दे रहे हैं, सर आज डॉक्टर के यहाँ है, सर आज यहाँ जाना है, सर आज वहां जाना है। हाँ, तो इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए कि आपके प्रिपरेशन के लिए व्हाट डू यू थिंक मारुला क्लास ने आपको कैसे हेल्प करी, और आप उनकी सारी चीजें फॉलो कैसे करते थे? कभी आपको बहुत सारे बच्चों का होता है कि वो डाउट करते हैं जो जिससे भी पढ़ रहे होते हैं, आपका वो डाउट क्या आपको आता था, और नहीं आता तो क्यों नहीं आता था, और आता था तो आप कैसे सॉल्व करते थे वो सारी बात? डाउट तो हाँ हम लोग किसी से भी पढ़ लें, किसी भी अच्छे से अच्छे मेंटोर से पढ़ लें, आने ही आने कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज इसकी जो मुझे लगती है कि मेरी एक स्पाइरल फाइल पूरी बनी हुई थी, उसमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पेपर थे जो भी आए थे एग्जाम्स में। तो अगर मुझे थोड़ा सा भी लगता था ना कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, तो मैं वो स्पाइरल उठाती थी, और मैं ये नहीं करती थी कि मुझे अब पूरा एक पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है वो चीज नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा नहीं है। पर मैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को मार्क करती थी जो टॉपिक्स मैंने कर रखे हैं, जो मैंने पढ़े हुए हैं, मार्क किया। एक कॉपी थी मेरी प्रॉपर, उस पे उस टॉपिक को लिखा, और फिर सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे मेरा फोकस है अब 1 घंटे का, कि मुझे 1 घंटे में मैं देखती हूँ कितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और जितने मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो मैंने सॉल्व कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ। तो अगर आप ये देख रहे हो ना, अगर हम जैसे 1 वीक पहले आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, तो आप 1 वीक का पूरा टाइम तो इंटीग्रेशन को, 1 वीक बाद आप पेपर निकालो, पेपर से देखो आपका कितना हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, उससे आपकी खुद पता चलता जाएगा कि आप जिस वे में जा रहे हो वो सही है कि नहीं है। सो आई थिंक जो ये वाला सोल्यूशन आपने बताया ना, आई थिंक इसमें मेरा जिंक्स वाला टॉपिक है कि मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहा था जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रीवियस ईयर विल हेल्प यू, जिससे वो पता चल जाएगा कि आप एक सही ट्रैक पे जा रहे हो कि नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर इज लाइक बाइबल फॉर एनी प्रिपरेशन, आपको वो बता देगी कि आप सही ट्रैक पे हो कि नहीं, जस्ट लाइक बाइबल। व्हाट डू यू थिंक के कुछ नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो आपको लगा कि ये मेरे से हुई, ये चीजें मत करना स्पेसिफिकली, अगर यहाँ पर तुमने संभाल लिया तो बाजी आपकी होगी? सबसे पहली मिस्टेक मेरी थी कि मैं जब स्टार्टिंग में मैंने लिया कोचिंग ज्वाइन की थी, तो मैं बुक्स की तरफ बहुत भागती थी कि अगर मैं ये बुक लगा लूंगी तो हो जाएगा, अगर मैं ये बुक लगा लूंगी तो हो जाएगा। मतलब ये होता था कि बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो अगर आप उन पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आएगा। पर ऐसा नहीं होता है। बुक बुक मेरे ख्याल से एंट्रेंस एग्जाम के लिए सही नहीं है, स्पेशली अगर आप मारूला में ज्वाइन कर रहे हो तो, क्योंकि सर खुद ही एक ऐसा पेपर सेटअप करते हैं जो जैसे क्वेश्चंस बुक से ही होते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस बुक से होते हैं, काफी सारे क्वेश्चन सर के खुद होते हैं। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे ना, अगर आप वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर मैंने बुक लगा ली, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर मैंने उसके बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर ली और अगर उसी का टेस्ट हुआ, तो मुझे वो क्वेश्चंस दिखे होंगे, मैंने वो पहले से सॉल्व कर लिए होंगे। तो टेस्ट में क्या होगा ना कि मैं डायरेक्ट टिक मार दूंगी उनमें, मैं वो रट नहीं रही हूँ क्वेश्चंस, बट ये कि मैंने वो ऑलरेडी किए हुए, तो मुझे याद है आंसर कहीं ना कहीं, तो मैंने वो पेपर में सॉल्व नहीं किया, मैंने वो बस टिक कर दिया अपने आप। तो उस टाइम टेस्ट सीरीज में क्या होगा, मेरे मार्क्स अच्छे आने लगेंगे, क्योंकि मैंने पहले देख रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने टेस्ट टाइम पे बहुत ही मेरी फास्ट कैलकुलेशन थी, या टेस्ट टाइम पे मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा था तो मेरे नंबर आ रहे हैं, नहीं, वो क्वेश्चन मुझे याद है, वो मेमोराइज है, इसलिए मेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, इनफैक्ट सब यही करते हैं, सब के सब यही करते हैं कि वो क्वेश्चन उनका देखा हुआ, उन्होंने बस टिक कर दिया, और अब एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, बट वो एक्चुअल में नहीं है। और दूसरी, कंसिस्टेंसी। अगर आप ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए तो ही आपका सिलेक्शन होगा, आपकी एप्टीट्यूड अच्छा हो या रीजनिंग, या आपका कुछ भी अच्छा ना हो ना, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप क्लियर कर लोगे निमसेट, ये गारंटी है। बट ये आ जाता है लोगों के माइंड में कि आप स्टार्टिंग में ना, लोग बहुत मन लगा के मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे अगर मैंने जून में कोचिंग ज्वाइन की थी, तो मेरा जून टू दिसंबर का जो फेज था ना, वो
लग के मैंने की थी, एकदम तोड़ दिया था खुद को कि हाँ करना है करना है करना है। फिर आपने इतनी ज्यादा जब मेहनत कर ली ना, तो एक थक जाते हो आप कर करके कि हाँ अब हो गया, अब बस अब और नहीं हो रहा है, खिंच नहीं रहा है और। तो ये मत करो कि हाँ एकदम ही से अपने आप को डाल दो और फिर एकदम गिव अप कर दो कि हाँ अब नहीं करना है। एक अगर आप थोड़ा थोड़ा ही चलोगे ना तो भी आपका सही रहेगा। ये चीज है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो और थोड़ा थोड़ा करके करो, एकदम से नहीं करना और एकदम से पीछे नहीं हटना है। ये हाँ, सारी क्योंकि अगर चीजें। एकदम से आई थिंक ऑफ इट कि अगर एकदम से करोगे तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट आप पहुंच जाओगे, हाँ। जिसके बाद उससे ऊपर उठने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, आप थोड़ा सा रेजिस्ट करोगे उस चीज को, और इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप रेजिस्ट करो, मनाओ खुद को और फिर जाओ, इतना टाइम नहीं है किसी के पास भी। हाँ। तो इसी के साथ हम लोग, अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपके कॉलेज के ऊपर एचबीटीयू बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज है, आपका वो कैसा कॉलेज है, कैसी स्टडीज है, स्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीजें जो भी आप बताना चाहोगी बच्चों को एचबीटीयू के बारे में। एचबीटीयू कॉलेज ठीक है, बुरा नहीं है, बहुत वाव नहीं है, ठीक है। और उसमें ये है कि टीचर्स मेहनत करते हैं, पर कुछ टीचर्स करते हैं। मैं बहुत ही क्लियर कट आंसर बोल रही हूँ बट हाँ कुछ टीचर्स करते हैं, सारे नहीं करेंगे। पर ये है अगर एचबीटीयू ले रहे हो तो मेहनत जो होगी वो तुम्हारी खुद की होगी। तुम ये मत सोचो कि मैंने ले लिया है एचबीटीयू में तो वहां के टीचर्स सब कुछ तुम्हारा कर लेंगे, सब अपने आप सब कुछ हो जाएगा, प्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ तुम्हारी मेहनत है जो तुम्हें लेके जाएगी। हाँ बट वो ऑन कैंपस कंपनीज बुलाएंगे, उनका ये रोल है कि वो ऑन कैंपस कंपनीज बुलाएंगे। तो कंपनी बस वो बुला देते हैं, फिर आगे तुम्हें कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों के तो काफी हम लोग के सीनियर्स थे जिन्होंने हम लोग की हेल्प की थी कंपनीज के लिए। तो अगर एचबीटीयू ले रहे हो तो बस खुद पे डिपेंड रहना, कॉलेज पे डिपेंड मत रहना। ये ओके, आई थिंक ये बहुत ज्यादा एक बच्चों के लिए बहुत अच्छी एडवाइस रहेगी कि वो अगर एचबीटीयू के लिए एम कर रहे हैं, एचबीटीयू उनको मिलता है तो उनको प्रोसेस कैसे करना है, सारी चीजें। अब इसी के साथ मेरी आपसे एक अगली चीज कि टेक्निकल नॉलेज आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लेसमेंट राउंड को क्लियर करने के लिए। और द थिंग इज ना कि लोगों को ये लगता है कि बीसीए में है तो टेक्निकल नॉलेज, आई थिंक 90% बीसीए स्टूडेंट्स को हेलो वर्ल्ड और स्टार प्रिंट करने के अलावा कुछ नहीं आता है। तो व्हाट वाज योर कंडीशन एट द टाइम ऑफ बीसीए, और उसके बाद एमसीए में आपने चेंज कैसे करी, आपने वो नई स्किल गैदर कैसे करी, वो सारी चीजें। मेरा बीसीए वाज क्वाइट वेल, क्योंकि मेरा काफी पहले से था कि मुझे हाँ इसी लाइन जाना है, मुझे आईटी सेक्टर में जाना है। तो मैंने बीसीए के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही काफी लैंग्वेजेस मुझे आती थी, मैंने काफी काम कर रखा था उस पे, और मेरे प्रोजेक्ट वर्क्स थोड़े थे, छोटे छोटे माइनर प्रोजेक्ट्स मेरे थोड़े थे। तो मुझे टेक्निकल नॉलेज मुझे हाँ थी थोड़ी थोड़ी, जैसे अगर आप कोई भी लैंग्वेज ले लो, सी प्लस प्लस जावा, मैंने ये सब कुछ कर रखा था। इनफैक्ट जब मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई थी तो मेरा जावा में प्रोजेक्ट चल रहा था, सर ने बाद में छुड़वा दिया वो कि कोचिंग पे फोकस करो, अभी प्रोजेक्ट का नहीं है था। पर हाँ ये है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ आप एक साल की जो एंट्रेंस की मेहनत है उस पे अगर आप कर रहे हो, अच्छे से मैथ्स कर रहे हो, एप्टीट्यूड कर रहे हो, वो ठीक है। बट एक एग्जाम देने के बाद जब आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो जो चीज मैटर करती है वो है आपकी टेक्निकल नॉलेज। बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि अगर आपने त्रिची ले लिया है या अगर आपका वारंगल है, अगर आपको एनआईटी है तो ही आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज अच्छी है तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी हो तो भी आपका अच्छा होगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो तो भी अच्छा होगा। बट हाँ ये है कि अगर आप एनआईटी में हो तो वो कॉलेज भी आपको उतना ही सपोर्ट करता है। अगर आप एनआईटी में तो आपके सीनियर्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके कॉलेज बहुत सपोर्ट करता है। और अगर आप टीयर 3 कॉलेज में हो, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो आपको मेहनत खुद से करनी है। बस ये डिफरेंस होता है। बट हाँ टेक्निकल नॉलेज काफी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मैथ से और सिर्फ एप्टीट्यूड से आपका प्लेसमेंट नहीं निकलता है। सो आपने अपनी टेक्निकल नॉलेज गैदर कैसे करी एट द टाइम ऑफ दैट प्लेसमेंट जो भी आपकी हुई है, और जो जो जितनी भी चीजें जरूरी होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एचबीटीयू में प्लेसमेंट राउंड्स कैसे कैसे होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन आप देना चाहो राउंड्स के रिलेटेड।
मैंने टेक्निकल नॉलेज मेरा कोडिंग निंजास पे था, मैंने कोडिंग निंजास के थ्रू किया था। और बाकी यूट्यूब पे अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इतने फ्री प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है कि आपको जो भी स्किल चाहिए, आपको एमएल पे करना है, इनफैक्ट आपको एआई पे करना है, आप फ्री में पढ़ सकते हो। इतना कुछ नहीं है कि हाँ आपके पास सोर्सेज नहीं है, बहुत सोर्सेज अवेलेबल है। तो मैंने यूट्यूब और कोडिंग निंजास मैंने इसी से ही किया था। बाकी जीएफजी तो वी ऑल नो दैट, जी फॉर द जीएफजी। और राउंड्स मोस्टली कंपनीज के 3 से 4 राउंड होते हैं। फर्स्ट आपका मशीन टेस्ट होता है, कुछ कुछ कंपनीज में 2 टेक्निकल राउंड होते हैं, किसी किसी में 1 टेक्निकल राउंड होता है, एंड आफ्टर दैट द एचआर राउंड। एचआर राउंड के बाद अगर आपका क्लियर हो गया तो ऑफर लेटर। आई थिंक ये एचआर राउंड के बाद वाली चीज है ना, इस वजह से सारे बच्चे इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो अब मेरा इसी के साथ आपके लिए अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द की ऑफ गेटिंग अ नाइस प्लेसमेंट? व्हाट डू यू थिंक कि एक अच्छी प्लेसमेंट के लिए और एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए भी, इन दोनों चीजों के लिए की क्या है जो आपको बहुत हेल्प करेगी इन दोनों चीजों में? की सिर्फ एक है, कंसिस्टेंसी, बस। अब इसी के साथ हम लोग इस इंटरव्यू के एंड की तरफ बढ़ते हुए मेरे कुछ क्वेश्चन जो एंड में आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ मारूला क्लासेस, जो आपको लगता है कि ये एक बेस्ट पार्ट है जो प्रोवाइड करी जाती है स्टूडेंट्स को और ये कहीं नहीं मिलेगा? अमित सर, अमित सर की काउंसलिंग, अमित सर का मोटिवेशन कहीं नहीं मिलेगा। ये है कि बहुत सारे बच्चे ना हेजिटेट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कि सर से बात करूं ना करूं, सर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। तो बस ये चीज माइंड से हटानी है। और मेरा ये होता था कि अगर मुझे कुछ भी है, कुछ भी छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा कोई भी प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्टली सर के पास जाती थी और मैं जो भी मेरे मन होता था मैं सब कुछ बोल देती थी उनसे। और वो मेरा सच में ये मानना है कि अमित सर जैसी काउंसलिंग करते हैं वैसा बहुत ही रेयर है कि हाँ तुम्हें काउंसलिंग मिले कहीं से भी कैसे भी। तो बस अगर ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में हो, कैसे भी हो, सीधे सर से कांटेक्ट करो। कुछ भी हो रहा हो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारे खराब मार्क्स आ रहे हैं, तुमसे हो नहीं पा रहा है, या जैसी भी फीलिंग है, सीधे सर के पास जाओ, सर से बात करो। सर से अच्छा तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, उनसे अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता है। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है जो आप पूछना चाहते हैं ईशा जी से, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उनसे पूछ के आपको आंसर कर देंगे। और अगर आपको इतनी अच्छी और इतनी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो जरूर जरूर शेयर करें। और ईशा जी थैंक यू, आपने इतने अच्छे तरीके से, और यू नो आई थिंक हमने बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें कर दी, लेकिन एक बहुत ही अच्छे तरीके से बात करी। एंड एक कॉम्प्लीमेंट मैं आपको देना चाहूंगा, जिस तरीके से आप हंसते हंसते सारी चीजें समझा रहे थे, एंड द स्माइल विच यू कैरी इज वेरी वेरी नाइस, एंड कीप दैट स्माइल विद यू। और इसी के साथ हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर ईशा जी आपको अब मारूला क्लासेस के लिए कोई भी चीज लास्ट नोट पे बोलना है तो द माइक इज योर्स। मारूला क्लासेस मेरे लिए एक ऐसा है कि मैं लाइफ टाइम उस चीज को नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। वो एक ऐसा फेज था जो ना अब कभी लाइफ में आएगा और ना कभी भी आया था। उस टाइम पे लगता था कि हाँ ये बहुत हेक्टिक है, नहीं हो रहा है, ये क्या है, पूरे दिन पढ़ो ये वो। बट अब जब उस चीज को याद करते ना तो वो लगता था कि वो गोल्डन डेज थे हम लोगों के, और अब वो कभी वापस नहीं आ सकते, चाह कर भी नहीं वापस आ सकते। तो अगर तुम लोग मारूला क्लासेस में पढ़ रहे हो ना, देन यू आर रियली रियली ब्लेस्ड कि तुम लोग को सर की गाइडेंस मिल रही है, तुम लोग सर के अंडर में सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। और प्लीज इन दिनों को एंजॉय करो क्योंकि ये बहुत ही प्रीशियस डेज है तुम लोगों के, बहुत अच्छे दिन है, और ये आगे चल के पक्का याद आने वाले तुम लोगों को बहुत ज्यादा। और अगर आप लोग ये वीडियो भी देख रहे हो तो आई थिंक ये वीडियो भी आपके लिए बहुत 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 ज्यादा प्रीशियस है, तो इसको लाइक करो। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।